हेलो दोस्तों, अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 43 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 44, शादी के बाद पहली डिनर डेट। जय द्विवेदी, राजेश कसरवानी, अविनाश मौजूद रहे। देवांश पीछे मुड़ा और उसने ईशाना की तरफ देखकर पूछा, हाँ क्या हुआ? कुहू ने देखा कि ईशाना ने देवांश को रोक लिया है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो जानती थी कि ईशाना देवांश को पसंद करती है। कुहू ने मन ही मन कहा, कहीं ईशाना अभी देवांश भाई को प्रपोज तो नहीं करने वाली। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा तो बंद था, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। जैसे ही खिड़की से उसने आशिका को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो कभी आशिका को देखती और कभी ईशाना को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे ईशाना को रोकना चाहिए? ईशाना जिस तरह से देवांश को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों और दिल में बहुत प्यार भरा हो। ईशाना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे कुहू का दिल लगभग बाहर ही आ गया। और वही आशिका जो खिड़की से उन्हें देख रही थी, उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। क्योंकि जिस तरह से ईशाना देवांश को देख रही थी, वह कोई आम नजर नहीं थी। उसकी नजर में बहुत प्यार था और एक लड़की होने के नाते वो यह समझती थी। वहीं देवांश अभी भी मासूमियत से खड़ा था और ईशाना के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। ईशाना उसके ठीक पास आ गई तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देवांश से कहा, यह आपकी घड़ी नीचे गिर गई थी। कुहू का सीना धड़कते हुए लगभग बाहर आने वाला था। उसने ये देखकर चैन की सांस ली कि ईशाना अपने देवांश को प्रपोज नहीं किया था। आशिका की नजर अभी भी ईशाना के चेहरे पर थी। देवांश ने मुस्कुराते हुए ईशाना को देखा और फिर आगे हाथ बढ़ाकर अपनी घड़ी ले ली। उसने कहा, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, ईशाना ने कहा। देवांश उसके बाद अंदर आ गया। ईशाना उसे तब तक देखती रही जब तक वो घर के दरवाजे तक नहीं चला गया, और वहीं आशिका ईशाना को तब तक देखती रही जब तक देवांश ने घर की घंटी नहीं बजाई। वहीं कुहू जल्दी से ईशाना का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई लेकर गई। वो बोली, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़कर आती हूँ। वहीं आशिका ने धीरे से घर का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एकदम से देवांश को गले लगा लिया। देवांश, तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। देवांश ने उसे हैरानी से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने उसे दूर नहीं किया क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। देवांश ने उसके कमर पर हाथ रख लिया और उसे सहलाते हुए कहा, आशिका, अंदर तो आने दो। वहीं तब तक ईशाना और कुहू दोनों चले गए थे। उन्होंने देवांश और आशिका को नहीं देखा। आशिका साइड में हुई और देवांश को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। उसके बाद देवांश अंदर आ गया। 9:03। देवांश ने चारों तरफ देखा और फिर आशिका से कहा, माँ कहाँ है? आशिका बोली, वो अपने कमरे में अभी आराम कर रही है। देवांश ने गर्दन हिला दी और फिर वह लिविंग रूम में बैठ गया। आशिका जल्दी से अंदर गई और देवांश के लिए पानी का गिलास लेकर आई। देवांश ने पानी का गिलास हाथ में लिया और उसकी तरफ देखा। वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। पानी का घूंट लेते हुए उसने देखा कि वह उसके साइड में आकर बैठ गई है, और उसने उसकी बाजू पकड़ ली और उसके कंधे पर सिर रख लिया। तारांकन देवांश ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रखा और फिर आशिका को देखा, जो उससे पूरी तरह से उसमें चिपक गई थी। देवांश ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? आशिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। देवांश थोड़ा परेशान हो गया। उसने आशिका को खुद से दूर किया और उसके माथे को चेक करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें बुखार है क्या? 9:03। आशिका ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसे अच्छा लगा कि वो उसकी फिक्र कर रहा था, इसलिए उसने अपने सिर की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। देवांश ने उसे कमर से पकड़ा और फिर अपनी तरफ करते हुए उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उसने अपना हाथ उसके सिर पर ले जाया और हल्का सा दबाते हुए कहा, अब ठीक लग रहा है। आशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, हाँ, अच्छा लग रहा है। उसे देवांश से इसी तरह की अटेंशन चाहिए थी। आज जब उसने ईशाना की आंखों में देवांश के लिए प्यार देखा तो वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। वो इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि कहीं देवांश किसी और लड़की के साथ आकर उसे धोखा न दे दे। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि देवांश उसे कितना भी नाराज हो, कहीं ना कहीं उसके दिल में सिर्फ वही है। आशिका ने जल्दी से उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए। उसने जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर की और देवांश की ठुड्डी पर किस कर दिया।
देवांश, जो उसके सर के दर्द के बारे में सोच रहा था, उसके अचानक किस करने से हैरान रह गया। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वह फिर से उसका सर दबाने लगा। कुछ देर बाद आशिका ने धीरे से कहा, देवांश। हाँ, देवांश ने उसकी बात का जवाब दिया। क्या हम आज बाहर खाना खाने चले? उसकी डिमांड के बारे में देवांश ने एक बार सोचा। उसे लगा कि आशिका को बाहर जाने का मन होगा। वह कब से ही चारदीवारी के अंदर थी। देवांश अच्छे से जानता था कि आशिका को घर में रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। उसे पहले से ही दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना और रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब उसकी हॉबी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया था। देवांश ने उसके सिर को सहलाया और कहा, ठीक है। आशिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देवांश आज आशिका को उसके सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर गया। यह एक 7 स्टार होटल था। आशिका ने जैसे ही देखा कि वे कहाँ आए हैं, उसने एक्साइटमेंट में देवांश का हाथ पकड़ लिया और बोली, देवांश, हम यहाँ खाना खाएंगे। देवांश ने उसके प्यार से खिले हुए चेहरे को देखकर जवाब दिया, हाँ। लेकिन तभी आशिका का चेहरा उतर गया। उसने कहा, लेकिन पैसे? यहाँ तो खाना खाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। देवांश ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही कि मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना खिला सकूं, वो भी तुम्हारी मनपसंद का। बेशक वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में था और उसकी शहर के बीच वाली जमीन भी खतरे में थी। यहाँ तक कि किसी बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा था। वह हर रोज किसी नए आदमी से मिलता था कि कोई तो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसके हाथ हमेशा निराशा ही लगी। फिर भी वह आशिका और अपनी मां को इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। उसने जल्दी अपने चेहरे के भावों को छुपा लिया और फिर आशिका के साथ अंदर आ गया। अंदर जाकर वे एक सीट पर बैठ गए। मेन्यू देखते हुए आशिका ने जल्दी से अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर की और देवांश के लिए भी कुछ खाने को मंगवाया। देवांश जब से वहां आया था, उसकी नजर उनसे कुछ दूर बैठे एक आदमी पर थी। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन मालवीय था, जो विवान का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह उसका बिजनेस राइवल भी था और उन दोनों की बहस भी कई बार हो चुकी थी। विवान के साथ काम करते हुए देवांश जानता था कि कौन उसका दुश्मन है और कौन दोस्त। आशिका ने देखा कि देवांश वहां होते हुए भी वहां नहीं था। उसे लगा था कि वे डेट पर आए हैं और कुछ देर बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो देवांश की नजर उसके ऊपर ही नहीं थी। उसने देवांश का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, देवांश, तुम ठीक तो हो ना? देवांश ने अर्जुन से अपनी नजरें हटाए और कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। ये कहकर वह जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठ गया। वहीं जाते हुए अर्जुन की नजर अचानक उस पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर आशिका पर गई। अर्जुन उसे अच्छी तरह से जानता था और जो भी पिछले कुछ महीनों में हुआ था, वह भी उसे पता था। अर्जुन ने मन ही मन कहा, वाह, ये दोनों यहाँ आए हैं। जब देवांश वॉशरूम से बाहर आया तो अचानक किसी आदमी की आवाज सुनकर रुक गया, देवांश। देवांश जानी पहचानी आवाज को सुनकर रुक गया और अर्जुन की तरफ देखा, क्या हुआ? अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मानना पड़ेगा, तुम्हें अपने बॉस की नाक के नीचे से उसकी बहन को किस तरह ले जाया जाए, ये कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देवांश की आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, मुद्दे पर आओ। वह जानता था कि अर्जुन यूं ही उससे बात नहीं कर रहा था, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, समझदार हो। देवांश बोला, मैं जानता हूं कि तुम बिना कारण मुझसे बात नहीं करोगे। अर्जुन बोला, देखो, मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम किस वक्त से गुजर रहे हो। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि वह कुछ ऐसा ही ऑफर लेकर आएगा। उसने मना करते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है, और मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। ताकि मैं तुम्हें विवान के बारे में कुछ ऐसा बता सकूं जो तुम्हारे काम आ सके। अर्जुन बोला, समझदार तो तुम हो ही, तो फिर समझदारी इसमें भी दिखाओ कि मेरे साथ काम करो। देवांश ने मना कर दिया और कहा, नहीं। तारांकन अर्जुन बोला, ठीक है, मैं समझ गया। तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन क्या तुम मेरे साथ मिलकर भी काम नहीं करना चाहते? देवांश ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन बोला, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, और वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूं। देवांश ने उसे देखा और फिर कहा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं विवान के बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा, तो यहां से चले जाओ।
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, तुम अब भी उसके लिए इतने वफादार हो। लेकिन तुम्हारे लिए बुरा लगता है, क्योंकि शायद वो आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी जमीन भी हड़प ली और हर बैंक को तुम्हें लोन देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कोई आदमी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कल को सड़क पर आ जाओगे और भीख मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर देवांश की आंखों में हार का दर्द छुपा हुआ था, वो बाहर आ गया। उसने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अर्जुन ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और जलाते हुए बोला, तुम कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? हाई सोसाइटी में काम करने के बाद भी तुम नहीं जानते कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अपने राइवल पर नजर रखनी पड़ती है, उसके हर कदम पर जासूस लगाने पड़ते हैं। तो बस मैंने भी ऐसा ही किया और देखो मुझे कितनी अच्छी जानकारी मिली। देवांश को पहले से ही संदेह था कि इसमें विवान का हाथ हो सकता है, लेकिन अब अर्जुन ने जब पुष्टि कर दी तो ये 100% साफ हो गया कि इसके पीछे वही है। वह नहीं चाहता था कि उसे पैसे मिले, चलो ये ठीक है, लेकिन उसने जो उसकी जमीन के साथ किया वह सच में बहुत बुरा था। सिगरेट के धुएं को अपने अंदर लेते हुए अर्जुन ने देवांश की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? अब समझ आया कि विवान सच में ऐसा कर सकता है। वो सच में बहुत बुरा है। देवांश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। आशिका और देवांश का ऑर्डर भी आ गया था, लेकिन देवांश अभी तक वापस नहीं आया था। आशिका ने आसपास देखते हुए धीरे से कहा, देवांश कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लग रही है उससे? खाना ठंडा हो जाएगा। उधर बालकनी में देवांश और अर्जुन दोनों साथ खड़े थे। देवांश ने सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए कहा, क्या तुम समझ गए? अर्जुन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देवांश ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन याद रहे, वो विवान बजाज है, उसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। अर्जुन बोला, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि वो कैसा इंसान है और कैसा नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम सारे सबूत मिटा देंगे जो उसे सच्चाई की ओर ले जाएं। देवांश ने इस बारे में सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ये कहकर उसने सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने चमड़े के जूते से मसलते हुए वापस आशिका के पास आ गया। उसने देखा कि वो थोड़ी परेशान थी। आशिका के पास आते ही वो थोड़ा नीचे झुका और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक दोस्त मिल गया था। आशिका को उसके मुंह से सिगरेट की महक आई। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, देवांश, तुमने सिगरेट पी है? देवांश ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, हाँ, उसके साथ एक पी ली। मुझे माफ कर दो। आशिका उसके साथ झगड़ना नहीं चाहती थी। यह उनके बहुत समय बाद डेट थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और खाने की तरफ देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से मेरी प्लेट में खाना डालो। देवांश बोला, जो हुकुम बेगम। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो भी बहुत दिनों बाद उसके साथ खुश महसूस कर रही थी, जैसे पहले करती थी। ये देवांश ही उसे बहुत पसंद था। काश वो कभी न बदले और हमेशा ऐसा ही रहे। वहीं दूसरी तरफ रात 9 बजे के करीब विवान वापस आया। उसने देखा कि नौकरों के अलावा लिविंग रूम में कोई नहीं था। केयरटेकर जल्दी से उसका बैग पकड़ने के लिए आगे आई। उसके हाथ में बैग देते हुए विवान बोला, सब कहाँ गए? केयरटेकर ने जवाब दिया, कोई नहीं आया अभी तक। विवान को थोड़ी सी हैरानी हुई। उसने कहा, दादा और दादी जी तो कुलदेवी के मंदिर गए हैं। वे तो शायद कल ही आएंगे, लेकिन मॉम को तो आ जाना चाहिए था। केयरटेकर ने जल्दी से कहा, हाँ, वो भी नहीं आई है। लेकिन छोटी बहू भी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई है। विवान के कदम जो ऊपर जाने के लिए उठे ही थे, उसने हैरानी से केयरटेकर की तरफ देखा और कहा, क्या वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई है? जी, वो नहीं आई है। विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने केयरटेकर से कहा, और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? केयरटेकर बोली, मुझे लगा कि वो आ जाएंगी, लेकिन आज उन्होंने बहुत देर कर दी। विवान का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। उसने अपना फोन निकाला और पहले दादा दादी जी और फिर अपनी मॉम को कॉल की। उसकी मॉम आज अपनी फ्रेंड के पास रुकने वाली थी और दादा दादी जी कुलदेवी के मंदिर गए हुए ग्रेटर दैन थे। उन्होंने पास के होटल में ही रुकने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें सुबह दर्शन करने थे। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों ने उसे समीक्षा का ख्याल रखने के लिए कहा था। इसका मतलब था कि वो उनके साथ नहीं थी। तो वो कहाँ थी? क्या वो अपने घर चली गई थी? क्या उसे उसके घर फोन करके पूछना चाहिए?
लेकिन उसके पास उसके घर का मोबाइल नंबर नहीं था। यहां तक कि उसके पास समीक्षा का मोबाइल नंबर भी नहीं था। विवान ने केयरटेकर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास छोटी बहू का मोबाइल नंबर है? केयरटेकर को हैरानी हुई कि विवान के पास उसकी पत्नी का नंबर नहीं है, लेकिन उसने अपने भाव को छुपा लिया और जल्दी से अपनी डायरी निकाली और कहा, जी, हमारे पास सबके नंबर हैं। बड़े मालिक ने हमें सबके नंबर दिए हैं ताकि किसी इमरजेंसी में हम किसी को भी कॉल कर सकें। विवान ने जल्दी से समीक्षा का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। विवान ने इस बारे में सोचते हुए धीरे से कहा, हो सकता है दादा दादी जी और मॉम ने उसे बता दिया हो कि वे आज रात यहाँ नहीं होंगे और वो इसलिए घर चली गई हो। विवान ने ज्यादा टेंशन नहीं ली। उसे लगा कि शायद यही हुआ होगा। वो 90% यकीन कर रहा था कि उसने सही अनुमान लगाया है। फिर वो जल्दी से खड़ा हुआ और ऊपर जाने लगा। उसने सबसे पहले एक अच्छा शॉवर लिया। जब वो अपने बाल सुखा रहा था तो फिर से समीक्षा के बारे में सोचने लगा। 9:09। उसने मन ही मन कहा, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि वो घर चली गई हो? हाँ, ऐसा ही होगा। नहीं तो वो आ जाती। विवान ने सोचा कि ठीक ही हुआ अगर वह आज यहाँ नहीं आई, कम से कम वह आज रात तो चैन की सांस लेकर सो सकता था। ये कहकर वो डिनर करने के लिए नीचे आया, लेकिन जैसे ही वो डिनर टेबल पर बैठा, उसे फिर से समीक्षा का चेहरा याद आ गया। अगर वह अपने घर नहीं गई होगी तो फिर यह सोचते हुए बिना कुछ खाए वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठ गया और वहां से जाते हुए बोला, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। अपनी कार में बैठते हुए उसने अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया और कहा, एक नंबर भेज रहा हूं, उसकी लास्ट लोकेशन मुझे बताओ। ये कहकर उसने समीक्षा का नंबर अपने असिस्टेंट को भेज दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की। समीक्षा का फोन अभी भी स्विच ऑफ था, लेकिन उससे कम ये पता चल जाएगा कि उसका फोन आखिरी बार कब और कहां स्विच ऑफ हुआ था। कुछ ही देर में ही असिस्टेंट ने उसे दोबारा कॉल किया। कॉल ऑन करते हुए विवान ने पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट बोला, उनका फोन कॉलेज में स्विच ऑफ हुआ है। उनकी आखिरी लोकेशन कॉलेज की है। विवान ने जवाब दिया, अच्छा, ठीक है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अब क्या हो सकता था? शायद कॉलेज में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो और वो घर चली गई हो। लेकिन उसने फोन चार्ज क्यों नहीं किया? ये सोचते हुए विवान ने अपनी गाड़ी उसके घर की तरफ घुमा दी। अगर वो वहीं हुई तो वो उसे बहुत डांटने वाला था। लेकिन अगर वो वहां नहीं हुई तो ये सोचकर विवान के चेहरे का रंग बदल गया। उसके घर के कुछ दूर उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। कुछ देर वहीं इंतजार करने के बाद आखिर में वो उतर गया और समीक्षा के घर पहुंच गया। बेल बजाते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। दरवाजा और किसी ने नहीं बल्कि कुहू ने खोला था। विवान को वहां देखते हुए कुहू के चेहरे का रंग बदल गया। कुहू ने जैसे ही विवान को देखा, वो हैरान हो गई। उसने आसपास देखा तो वहां कोई और नहीं था। उसे लगा कि अगर विवान यहाँ आया है तो समीक्षा भी जरूर होगी। कुहू ने उसे अकेले देखा तो पूछा, समीक्षा नहीं आई क्या? जैसे ही कुहू ने सवाल पूछा, विवान की आंखें एकदम सख्त हो गई। विवान ने पूछा, क्या वो यहाँ नहीं है? कुहू को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई। वो बोली, नहीं, क्या वो अभी तक घर नहीं आई है? विवान ने अपनी गर्दन ना में हिलाए और कहा, वो कॉलेज से ही वापस नहीं आई है। कुहू ने याद करते हुए कहा, उसे लास्ट टाइम अभिषेक को पढ़ाना था, इसलिए हम उसे वहीं छोड़कर घर आ गए और वो कॉलेज में ही रुकी रही। विवान का चेहरा और सख्त हो गया जैसे कुहू ने जवाब दिया। उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं। उसने कहा, अभिषेक कौन है? उसे अचानक से समीक्षा के फोन में सेव वो नंबर याद आया। कुहू ने जल्दी से कहा, वो कॉलेज में नया आया है और प्रिंसिपल ने समीक्षा को उसे पढ़ाने के लिए कहा है ताकि उसकी पाए पीछे न रह जाए। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, हाँ, लेकिन वो अमीर परिवार से है। विवान उसके बाद बिना कुहू की बात सुने वहां से चला गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और समीक्षा के कॉलेज की ओर बढ़ गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और अभिषेक का नंबर ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद उसे अभिषेक का नंबर मिल गया। अभिषेक, जो अपने फोन में गेम खेल रहा था, ने देखा कि उसे अनजान नंबर से कॉल आ रही है, तो उसने फोन काट दिया। लेकिन जब बार बार कॉल आती रही, तो उसने आखिर में फोन उठा लिया और पूछा, कौन हो तुम? और तुम्हें क्या चाहिए? विवान ने कहा, मैं विवान बजाज बोल रहा हूँ। तुम्हें आज शाम को एक लड़की पढ़ा रही थी, समीक्षा नाम है उसका। वो कहाँ है? जैसे ही अभिषेक ने उसकी बात सुनी, वो चौंक गया। विवान बजाज? क्या आप वही विवान बजाज है जो मैं सोच रहा हूँ? अचानक उसे उसका सवाल याद आया।
उसने फिर कहा, समीक्षा तो उस वक्त रूम में ही थी जब मैं वहां से निकला। आखिरी बार मैंने उसे वहीं देखा था। लगभग 5 बजे का वक्त था और कॉलेज बंद होने वाला था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या समीक्षा घर वापस नहीं आई है? विवान ने सिर्फ एक सवाल पूछा, वो कौन से कमरे में थी? अभिषेक ने जल्दी से रूम नंबर बता दिया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, विवान ने फोन काट दिया। उसी समय कॉलेज के एक सुनसान कमरे में अंधेरा छा गया था। एक लड़की कमरे के कोने में दुबकी हुई थी। वो कभी चिल्लाती तो कभी रोती, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है, कोई मुझे सुन रहा है। उसका फोन बंद हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ घंटे पहले वो उसी कमरे में अभिषेक को पढ़ा रही थी। जब अभिषेक चला गया तो उसने अपनी किताबें समेटी। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। वो जल्दी से दरवाजे की ओर गई, लेकिन तब तक दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दिन से रात हो गई और वो चिल्लाती रही। उसकी आवाज भारी हो गई थी और गला सूख गया था। उसने कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कुछ देर बाद लाइट भी चली गई, जिससे वो और डर गई। बाहर बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। बिजली की तेज आवाज से समीक्षा और भी डर गई। उधर विवान कॉलेज पहुंच गया था। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने देखा कि कॉलेज का गेट बंद है और उस पर ताला लगा हुआ है। विवान को नहीं पता था कि समीक्षा वहां है या नहीं, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन यही की थी। उसके असिस्टेंट ने सब इंतजाम पहले ही कर दिया था। उसके वहां आते ही सिक्योरिटी गार्ड उसके पास दौड़कर आया। सिक्योरिटी गार्ड से विवान ने कहा, रूम नंबर 506 की चाबी लेकर आओ। ये वही रूम था जो अभिषेक ने उसे बताया था। सिक्योरिटी गार्ड को हैरानी हुई, लेकिन विवान को वो अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने उसे जल्दी से चाबी लाकर दी। उसने विवान से पूछा, सर क्या कोई प्रॉब्लम है? विवान बोला, यहाँ एक लड़की बंद हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया और बोला, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर कमरे की जांच करता हूं जब भी मुझे किसी भी कमरों में ताला लगाना होता है। विवान बोला, लेकिन मुझे फिर भी चेक करना है। ये कहकर वह जल्दी से उस रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और कहा, सर आप वहां नहीं जा सकते। विवान ने मुड़कर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखा और पूछा, क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा परेशान हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मन ही मन सोचा, क्या वो लड़की उसी रूम में हो सकती है जिसकी चाबी मुझसे मांगी गई थी? उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, किसी और की बातों में आकर। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह विवान से नजरें चुराने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, ये कॉलेज की अथॉरिटी के खिलाफ है। विवान को उसके इस तरह के रवैया से थोड़ा शक होने लगा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देखूंगा और तुम कोई नहीं होते हो मुझे रोकने वाले। 9:12। ये कहकर वह जल्दी से रूम की तरफ बढ़ गया। कॉलेज तो बहुत ज्यादा बड़ा था। वह कहाँ और किस रूम में उसे ढूंढेगा? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रूम कहाँ होगा। सब जगह लाइट्स बंद थी और सारे कमरों में ताले लगे हुए थे। अचानक से विवान को ख्याल आया कि कैसे समीक्षा किसी रूम में अकेली हो सकती है। ये सोचकर उसका दिमाग घूम गया। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे जल्दी से आ गया। सर मैं आपको कह रहा हूं ना, यहाँ कोई नहीं है, मेरी बात मान जाए। विवान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे रूम नंबर 506 बताओ, कहाँ है? ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। ये तो मैं बाद में पता लगा लूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें इसके बदले बख्श सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे बाद में पता लगा कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, तो फिर तुम नहीं जानते कि विवान बजाज तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वह सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा घबरा गया। वह जानता था कि वह विवान बजाज था, बजाज परिवार का बेटा। उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे के पसीने को साफ किया और कहा, दरअसल बात यह है कि 506 रूम की चाबी आज शाम मुझसे एक लड़की ने मांगी थी। उसने कहा कि उसे उस रूम में कुछ काम है और वो ही उसमें ताला लगा देगी, इसलिए मैंने उसे चाबी दे दी, उस पर विश्वास करके। लेकिन अब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी डर गया था कि अगर वहां कोई लड़की मिल गई तो सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं भी स्वार्थी हो गया था। अगर वहां सचमुच कोई लड़की है तो फिर यह बहुत बड़ी बात है।
हमें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। विवाद की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, वो रूम कहाँ है, बताओ मुझे, जल्दी। विवान सिक्योरिटी गार्ड के साथ जल्दी से रूम के बाहर आ गया। उसने ताला खोला और जल्दी से अंदर गया। समीक्षा। उसने उसे आवाज दी। वहीं समीक्षा कोने में दुबक कर रो रही थी। बाहर से किसी के ताला खोलने की आवाज सुनकर वह खुश होने की बजाय डर गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ये जानबूझकर किया है और जिसने ये किया था वह इंसान अभी इस वक्त अंदर आ रहा था। 9:12। उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। तभी अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, विवान। विवान ने उसे एक और बार आवाज दी, समीक्षा, क्या तुम यहाँ हो? बाहर बारिश होने की वजह से पावर कट कर दी गई थी। अब वहां लाइट नहीं थी। विवान अपना फोन लाइट जलाने के लिए निकालने ही वाला था कि अचानक से उसे किसी की आहट सुनाई दी। समीक्षा जल्दी से खड़ी हुई और उसकी ओर रोते हुए बढ़ने लगी। विवान। उसकी आवाज पहचानते ही विमान ने कहा, समीक्षा तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। समीक्षा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां अंधेरा था। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ था, लेकिन वह ये जानती थी कि विवान कहाँ खड़ा हुआ था। वह जल्दी से उसके पास गई और बिना किसी वार्निंग के उसके सीने से लग गई। तुम आ गए, थैंक गॉड। ये तुम हो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। विवान को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या नहीं। एकदम से समीक्षा के गले लगने से वह थोड़ा शॉक था। समीक्षा के आंसुओं से उसकी शर्ट भीग गई थी। वह अभी तक कांप रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा। वही सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे उस लड़की को चाबियां नहीं देनी चाहिए थी। उसकी आवाज सुनकर विवान को याद आया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उससे क्या कहा था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे उस लड़की के बारे में कल सारी जानकारी चाहिए। मैं कल दोबारा से यहाँ आऊंगा। समीक्षा उनकी बातें सुन रही थी। वह विवान से अब जाकर दूर हुई और उसने पूछा, कौन लड़की? विवान ने उसके दूर हटते ही अपनी जेब से फोन निकाल लिया और टॉर्च जलाई। अब जाकर उसे समीक्षा का चेहरा दिखाई दिया। समीक्षा का चेहरा रो रो कर सफेद पड़ गया था। विवान ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, हम घर जाकर बात करते हैं। समीक्षा ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वह भी यहां से जल्द निकलना चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने वापस से ताला लगाया और वह नीचे आ गया। इस वक्त वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। उसे कभी नहीं लगा था कि जिस लड़की ने उससे चाबी मांगी वह एक दूसरी लड़की को वहां बंद कर देगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या उस लड़की ने जानबूझकर ऐसा किया होगा या फिर गलती से हो गया होगा। वह बेचारा अपना सर पकड़कर बैठ गया। विवान समीक्षा को उसका हाथ पकड़कर कार तक ले आया। उसे याद आया कि वह किस तरह से उस वक्त कांप रही थी जब उसके गले मिली थी। विवान ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और कहा, बैठो। उसने अंदर जाकर कार का हीटर ऑन कर दिया। समीक्षा थोड़ी थोड़ी रिलैक्स होने लगी थी, लेकिन अभी भी वह सदमे में थी। क्या होता अगर विवान वहां नहीं आता, और क्या होता अगर विवान की जगह कोई और आता। विवान ने उसे घबराया हुआ देखा तो मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ आज झांसी की रानी को? सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा, वह इस वक्त नॉर्मल लग रहा था। समीक्षा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और धीरे से कहा, थैंक यू। विवाह ने हैरानी से उसे देखा। उसे उससे थैंक यू सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह बोला, तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? ये तो सच में कोयले की खदान में हीरा ढूंढने जैसा है। वह उसका मजाक बना रहा था, लेकिन समीक्षा को इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसी तरह से शांत बैठी हुई थी। अचानक से समीक्षा के दिमाग में कुछ आया और उसने विवान की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वहां उस रूम में हूं? विवान बोला, बहुत लंबी बात है। ऐसा कमाल मेरे जैसे जीनियस ही कर सकते हैं। समीक्षा चुप हो गई। उसने फिर कोई और सवाल नहीं पूछा। विवान को भी पता लग गया कि वह ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। जब वह हवेली पहुंचने वाले थे तो समीक्षा ने विवान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सिक्योरिटी गार्ड किसी लड़की की बात कर रहा था। विवान ने उसे बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि उससे किसी लड़की ने ये बोलकर चाबी मांगी कि उसे उस रूम में कुछ काम है और उस लड़की ने ही उस रूम में लॉक लगाया जिस रूम में तुम थी। समीक्षा को याद आया कि लास्ट तक वह और अभिषेक ही रूम में थे और कोई उनके अलावा नहीं आया।
उसे सोच में खोया हुआ देखकर विवान ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? 9:16। समीक्षा बोली, हाँ, जब मैं अभिषेक को पढ़ा रही थी उस वक्त तक रूम में कोई नहीं आया और ना ही तब जब मैं उस रूम से निकलने वाली थी। जरूर यह किसी ने जानबूझकर किया है। जब विवान ने उसकी बात सुनी तो उसने भी कहा, हाँ, हो सकता है। तुमने कॉलेज में भी अपने दुश्मन बनाए हुए हैं। वहां तो कम से कम शांत बैठ जाया करो कि वहां भी तुम्हें झांसी की रानी बनने का शौक चढ़ा रहता है। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा। वह सच में अभी तक उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने उसे बचाया था। लेकिन सच में वह इज्जतने लायक नहीं था। समीक्षा ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और अपनी नजर घुमा ली। उसके साथ इस वक्त वह बकवास नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में इस वक्त जो एक सवाल चल रहा था वह ये था कि उसके साथ कौन ऐसा कर सकता था। उसकी तो किसी के साथ कॉलेज में दुश्मनी भी नहीं थी और यह एक लड़की थी। सबसे अजीब बात तो यही थी। हवेली पहुंचकर समीक्षा जल्दी से कार से बाहर निकली। केयरटेकर पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने समीक्षा विवान को आते हुए देखा, वह जल्दी से उनके पास आए। मैडम, आप ठीक तो हैं ना? आप कहाँ चली गई थी? क्या आप अपने घर गई थी? इससे पहले कि समीक्षा कुछ बोलती, विवान ने कहा, एक्चुअली ये एक नए प्लेस को विजिट करने गई थी और उसे वहां पर मजा आया। केयरटेकर बोली, ओ अच्छा, लेकिन आगे से आप बता कर जाया करिए। हम परेशान हो गए थे। समीक्षा ने इधर उधर देखते हुए केयरटेकर से पूछा, सब कहाँ गए? दादा दादी जी और मम्मी। केयरटेकर ने जल्दी से कहा, कोई भी यहाँ नहीं है। दादा दादी जी दोनों कुलदेवी के दर्शन के लिए और मालकिन अपनी सहेली के घर गई है। उनमें से आज कोई भी घर वापस नहीं आएगा। समीक्षा ने एक गहरी सांस ली। अब जाकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने देखा कि विवान पहले ही ऊपर जा चुका था। उसने आसपास देखा तो उसकी आंखें में नमी आ गई। वह सच में आज बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर विवान नहीं आता तो पता नहीं उसका क्या होता। वह जब ऊपर गई तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि विवान जरूर अपने दूसरे कमरे में होगा। समीक्षा ने जल्दी से जाकर अच्छा सा शावर लिया और उसके बाद वह नाइट सूट पहनकर सोफे पर आ गई। आज वह विवान के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह आज सोफे पर ही सोएगी। लेकिन विवान अभी तक कमरे में नहीं आया था। समीक्षा मन ही मन बोली, क्या वह दूसरे कमरे में ही सोने वाला है? लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। समीक्षा जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। विवान जब कमरे में आया तो उसने देखा कि समीक्षा पहले ही सो चुकी थी। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि आज वह उससे बेड के लिए लड़ी नहीं थी। वह ये बात जानता था कि उसका अच्छी बच्ची बनने का ड्रामा सिर्फ एक दिन के लिए है। कल के बाद वह वैसे ही उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगी जैसा करती आई है। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद वह बाथरूम में चला गया। वही समीक्षा थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई। विवान जब वापस आया तो उसने देखा कि वह ठंड से कांप रही थी। शायद वह बारिश में भीग गई थी, इसलिए उसे ठंड लग गई थी। विवान उसके पास आया और उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अब जाकर समीक्षा को आराम मिला और उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। विवान को अचानक से वह पल याद आया जब वह एकदम से उसके सीने से लग गई थी। अचानक से उसकी नजर उसके सोते हुए चेहरे पर चली गई। उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों पर उसकी नजर चली गई। अचानक से उसके दिल में ये ख्याल आया कि उसे उसके होठों को किस करना चाहिए। तभी सोते हुए अचानक से समीक्षा पलटी और नीचे उसके पैरों के पास गिर गई। ये दूसरी बार था जब वह इस तरह से गिरी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पहले की तरह वह एकदम से उठी नहीं थी, बल्कि वह अभी भी सो रही थी। विवान को बड़ी हैरानी हुई। तभी उसने देखा कि उसकी आईब्रो इकट्ठी हो रही है। उसी वक्त उसके मुंह से आवाज आई, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है। विवान को पता लग गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसे सपने में वही सब दिखाई दे रहा है जो उसने अभी अभी कुछ देर पहले फेस किया था। विवान नीचे झुका और उसने उसके चेहरे पर टैप करते हुए कहा, समीक्षा उठो। समीक्षा। समीक्षा को कोई होश नहीं था। वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। विवान ने उसे फिर अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे सीधा बेड पर लेकर आ गया और उसने उसे बेड पर सुला दिया। लेकिन जैसे ही वह उससे दूर होने लगा, समीक्षा ने उसे पकड़ लिया। वह बोली, तुम आ गए। विवान को नहीं पता था कि वह सपने में उसे देख रही थी या किसी और को। विवान ने सोचा, क्या वह मुझे देख रही है या फिर किसी और को।
ये सोचकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। तारांकन विवान उसके पास लेट गया। उसने देखा कि वह बिल्कुल उसके आलिंगन में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची हो। उसने विवान को पूरे कसकर पकड़ लिया था। अब जाकर उसने बोलना बंद किया और उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। विवान ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे कर लिया। वह सोच रहा था कि समीक्षा के साथ ये किसने किया होगा। अगले दिन सुबह ही कॉलेज में एक लड़की अपनी 3 इंच की हील में रूम 506 की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसके पीछे 2 लड़कियां और थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीती हो, इस तरह की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब वह आखिर में रूम 506 के अंदर पहुंची, तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह रूम पूरा खाली था। तभी अचानक से उसके पीछे से एक कर्कश आवाज गूंजी, तो वो तुम थी। क्या होगा जानने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।